बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वीडियो लेक्चर नंबर 47 में आ जाओ। हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन by using partial fraction। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है कि मान लो कि हमारे पास, मान लिया हमने एफ एक्स एंड जी एक्स, मान लेते हैं हमने एज्यूम कर लिया कि एफ एक्स एंड जी एक्स, जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, are two polynomials, then एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम क्या बोलेंगे? डिफाइंस ए रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या होगा ये? अब अगर मान लो कि डिग्री ऑफ एफ एक्स हमारा क्या है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो? लेस हो डिग्री ऑफ जी एक्स, और जी एक्स हमारा क्या है? डिनोमिनेटर से। तो अगर ऐसा हो, मतलब एफ एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से कम हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन, जो ऑलरेडी पता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो वो हमेशा, मतलब जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन किसे करेंगे? रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन पे। तो जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जिस रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहली बात की, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स की डिग्री, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ जी एक्स हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। अगर ऐसा हो तो यहाँ से क्या होगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा हमारा? ये होगा इम्प्रॉपर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ तक आ रही बात समझ में? और अगर ये इम्प्रॉपर एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर इम्प्रॉपर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है तो फिर एफ एक्स को अगर तुम जी एक्स से डिवाइड करोगे तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? फाई एक्स प्लस साई एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये फाई एक्स क्या होगा? ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो बहुत ईजिली इंटीग्रेट होगा। और ये जो हमारा फाई एक्स अपॉन जी एक्स बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन या प्रॉपर रैशनल एल्जेब्राइक फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस केस में जो डिग्री ऑफ साई एक्स होगा वो क्या होगा? लेस होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से।
अब क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है ना हमारे पास साई एक्स अपॉन जी एक्स, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। कब? जब हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हुआ तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक फाई एक्स प्लस साई एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये जो साई एक्स की डिग्री क्या होगी, जी एक्स की डिग्री से कम होगी, तो ये साई एक्स अपॉन जी एक्स जो हमारा रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हमें अगर इस पे लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन तो हम किस पे लगाएंगे, फिर इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। और ये तो हमारा बेचारा एक फाई एक्स फंक्शन, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे वो हमेशा हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे यूज़ करेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन मान लो कि हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो हमने लेट बोल दिया एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मान लो हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोल दिया। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये फाई एक्स अपॉन जी एक्स को हम क्या करेंगे, सिंपल रैशनल फंक्शन के सम में रिप्रेजेंट करेंगे। फाई एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो गया हमारा, एक सिंगल रैशनल फंक्शन है, इसको हम एक से ज़्यादा सिंपल रैशनल फंक्शन के सम में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि एक सिंगल प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम एक से ज़्यादा सिंपल प्रॉपर रैशनल फंक्शन के सम में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताया जा रहा है। मान लिया हमने कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो गया, हमारा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करते हैं किसी भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का, वो पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे, वो डिपेंड किस पे करता है, वो हमेशा डिपेंड करता है, याद रखना, डिनोमिनेटर पे। किस पे डिपेंड करता है, हमेशा डिनोमिनेटर पे। मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर किस फॉर्म का है, मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है। हमेशा पहली बात मैंने क्या बोला है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस पे करेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे, पहली बात। दूसरी बात कि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हम एक सिंगल प्रॉपर रैशनल फंक्शन को जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ डिनोमिनेटर पे, जी एक्स पे डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग केस वन लेते हैं। केस वन ले लिया हमने। हमने क्या बोला कि व्हेन डिनोमिनेटर, हमने बोल दिया व्हेन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ, as the product of non-repeating linear factor, लीनियर फैक्टर। इसको बात समझना क्या बोला जा रहा है, मतलब कि जी एक्स जो है इसको नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर में अगर तुम डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर का अगर हमने फैक्टर निकाला और वो फैक्टर हमें कैसा मिल गया, नॉन रिपीटिंग। पहली बात कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करेगा, मतलब कि किसी भी फैक्टर पे पावर वन से ज़्यादा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब फैक्टर में जो एक्स का पावर होगा वो वन होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्यूबिक फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा फैक्टर, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री से लेके मान लो एक्स माइनस ए एन, ऐसे फैक्टर हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स को किस फॉर्म में रखेंगे, हमेशा याद रखो जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर होगा, नॉन रिपीटिंग फैक्टर होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स वन। एफ एक्स से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जब भी करते हैं ना किसी भी रैशनल फंक्शन का, तो वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है, डिनोमिनेटर पे। मतलब डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसी पे डिपेंड करेगा कि उसको हम किस फॉर्म के पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर हमारा नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो गया, तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए वन प्लस क्या लिखेंगे, बी अपॉन
ए के बाद मान लो हमने ए वन ले लिया इसे, फिर इसे ए2 ले लिया, इसे हमने बोल दिया एक्स माइनस ए2, फिर हमने ए3 बोला एक्स माइनस ए3, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे ए एन अपॉन एक्स माइनस ए एन। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि जो एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करके वहाँ से ये a1 a2 a3 a4 a5 an निकाल लेंगे। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स को इस फॉर्म के हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। अभी अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो देखो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया, रिजॉल्व 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो सबसे पहली बात की, जिस रैशनल फंक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है वो इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तुम डिनोमिनेटर को ना फैक्टराइज कर लेना, तुम्हें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर मिलेगा तुम्हें x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 कर लेना, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये डिनोमिनेटर मिलेगा। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 फैक्टर आ गया, तीनों फैक्टर लीनियर है। ठीक है, और कोई भी रिपीटिंग नहीं है। सिर्फ मैंने क्या बोला, पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, डिनोमिनेटर पे। सबसे पहली बात इम्प्रॉपर होना चाहिए जो है। फिर डिनोमिनेटर में क्या है कि 3 फैक्टर आ गया, तीनों फैक्टर क्या हमारा नॉन रिपीटिंग है और साथ में लीनियर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को ब्रेक कैसे करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे देखो ये लिख लिया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 कर लिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी क्या हो जाएगा, बी के साथ हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ पे लिखता हूँ सी के साथ क्या होगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ऐसे लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ऐसे मिल गया ना। अब यहाँ पे तुम एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मतलब एक तो तुम क्या करो, अगर तुम थोड़ा दिमाग कम लगाना चाह रहे हो तो तुम क्या करो कि आंख बंद करके इसको सॉल्व कर लो। मतलब क्या है कि जैसे ऐसे लिख लिया, ए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2, ये किसके इक्वल है, 3x प्लस 2। ठीक है ना, और यहाँ से अब क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, एक्स प्लस कांस्टेंट ले लिया तो 6a प्लस 3b प्लस 2c,
ये किसके इक्वल हो गया, 3x + 2 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो x का जो कॉफिशेंट है उसको इक्वेट करना, ठीक है। एक्चुअल में हमें ऐसे करना नहीं है, अगर बिल्कुल तुम एज अ लेमैन मतलब बिना दिमाग यूज़ किए हुए सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे निकालना चाहते हो तो उसमें बता रहे हैं। एक्चुअल में हम ऐसे करेंगे नहीं, हम करेंगे कैसे वो आगे बताएंगे। यहाँ पे बताओ x² का कॉफिशेंट क्या है, a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड में x² तो है ही नहीं, इसका मतलब x² का कॉफिशेंट क्या है, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a + b + c का वैल्यू 0। फिर लेफ्ट हैंड साइड में x का कॉफिशेंट क्या है हमारे पास, 3। राइट हैंड साइड में x का कॉफिशेंट क्या है, -5a - 4b - 3c, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा -3c, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट क्या है, 2। और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, 6a + 3b + 2c। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल मिल गया, 3 इक्वेशन मिल गया। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, निकाल लेना। एक तो ये हो गया रास्ता, ऐसे कैलकुलेट करना। दूसरा हमारे पास क्या मिला था, हमें हमें ये वाला इक्वेशन मिला था ना, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन मिला था ना हमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन मिला था, यहाँ से ABC निकाल लेना, खुद से कैलकुलेट कर लेना, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल लेना, हम ऐसे करेंगे नहीं, बार बार बहुत बताया जा रहा है, ऐसे करेंगे नहीं। इसमें x - 1 x - 2 + c x - 1 x - 2 ये लिखा हुआ है ना। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे x - 2 भी आ रहा है, यहाँ भी x - 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो x का कोई भी वैल्यू डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पुट x = 2, x का वैल्यू 2 डाला। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 2 + 2। राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालोगे तो ये वाला जो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑन द होल ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, b, x की जगह 2 डालेंगे तो 2 - 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 - 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3 × 2 = 6 + 2 8 = b 1 × 2 - 3 - 1। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल गया, -8। देखो ईजिली निकल आया। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x = 1 यहाँ भी है, x = 1 यहाँ भी है। तो फिर क्या करेंगे, पुट x = 1। इसमें डाल दिया हमने x का वैल्यू 1 इस पूरे इक्वेशन में। तो हमें क्या मिला, 3 × 1 + 2। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला भी टर्म 0, ये बच जाएगा a × 1 - 2 × 1 - 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 + 2 5 = a 1 - 2 - 1 1 - 3 - 2। तो हमें क्या मिला, 2a = 5। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, 5/2, ठीक है। फिर हमें a मिल गया, b मिल गया, अब हमें c चाहिए। तो c के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से देखो x - 3 यहाँ भी, x - 3 यहाँ भी है। तो पुट x = 3, पुट x = 3, 3 पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2। अब 3 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला भी टर्म 0। तो क्या हो जाएगा, c 3 - 1 एंड 3 - 2। तो क्या 9 + 2 11 = c, और 3 - 1 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c = 11/2। तो हमने a b c का वैल्यू निकाल लिया। b = हमने क्या निकाला, -8। a = क्या निकाल लिया, 5/2, और c का वैल्यू क्या निकाल लिया, 11/12। अब हमें क्या मिला था, हमने क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही किया था ना, 3x + 2 था अपॉन x³ - 6x² + 11x - 6। इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था 3x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है। और ये क्या लिखा था, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3, ऐसे लिखा था ना। अब बस कुछ नहीं है, a का वैल्यू क्या मिला हमें, a का वैल्यू 5/2, a का यहाँ पे 5/2 डाल देंगे तो 5/2 × x - 1 प्लस b का वैल्यू हमें क्या मिला है, b का वैल्यू -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 अपॉन
एक्स माइनस टू, और सी का वैल्यू क्या डालेंगे 11/2, तो 11/2x-3। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखो, ये तीन सिंपल रैशनल फंक्शन के सम में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी हम किसी भी रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो पहला कंडीशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो एक इम्प्रॉपर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम किसी भी प्रॉपर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन का, वो पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उस फैक्टर का फॉर्म क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, केस वन लिया। केस वन में हमने क्या बोला कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हमने एक बोल दिया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। फिर उसमें हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया किस में, डिनोमिनेटर को हमने रिप्रेजेंट किया एन लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर में। लीनियर का मतलब सब पे देख लो, हर एक पे एक्स का पावर क्या है, इस पे देख लो हर एक पे एक्स का पावर 1 है, और दूसरा क्या है कि कोई भी फैक्टर रिपीटिंग नहीं है। तो उस केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे a1/x-a1 प्लस a2/x-a2 प्लस a3/x-a3 प्लस एंड सो ऑन an/x-an। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखने के बाद क्या करना, हमें ये जो कांस्टेंट हमने जो इंट्रोड्यूस किया a1 a2 a3, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड बताया मैंने, एक एग्जांपल लेके, सॉरी एक क्वेश्चन लेके। यहाँ पे एक तो मेथड क्या है कि आंख बंद करके ऐसे तुम क्या करो, अलग अलग कर लो, ये जो बताया मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में, ऐसे ये फॉर्म में देखो, कैलकुलेशन करना होगा, ज़्यादा दिमाग लगेगा नहीं। इसमें क्या करो, आंख बंद करके क्या करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट दोनों साइड इक्वेट कर दो, एक्स का कॉफिशेंट इक्वेट कर दो, कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे हमने किया ऐसा, तो 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन मिल गया। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है तो सॉल्व हो जाएंगे, तो ABC का वैल्यू आ जाएगा। एक तो ऐसे कर लिया। दूसरा क्या किया हमने कि हमने इसको ऐसे देखा, हमें ABC का वैल्यू चाहिए। तो ABC का वैल्यू तभी मिलेगा ना जब A और B दो क्या हो जाए, दो कैंसिल हो जाए, या दो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तीसरा नॉन ज़ीरो हो जाए। तो अगर हमने x का वैल्यू 2 डाला, अगर हमने x का वैल्यू 2 डाला तो ये वाला और ये वाला, x का वैल्यू 2 पे ये वाला और ये चला जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 1 पे ये और ये चला जाएगा, तो फिर a का वैल्यू आ जाएगा। फिर x इज इक्वल्स टू 3 पे ये और ये फैक्ट टर्म चला जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा। ABC का वैल्यू निकाल लिया। इस केस का, स्पेशली इस केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास एक और आसान रास्ता है जिससे हम कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं, जिसको हम रूल बोलते हैं कवर अप रूल। क्या बोलते हैं? कवर अप रूल। ये जो कवर अप रूल बता रहा हूँ, सिर्फ ये रूल किस में लगेगा, सिर्फ इसी केस में लगेगा, बाकी किसी केस में नहीं लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ केस नंबर 1 में लगेगा, किसी दूसरे केस में लगा दोगे तो वहाँ से फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था 3x + 2 x क्यूब -6x² + 11x + 6। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने ऐसे बोला ना, ये हो गया 3x + 2 x - 1 x - 2 x - 3, ऐसे बोला। फिर इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3, ऐसे बोला ना हमने। और हमें क्या करना है, ABC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कवर अप रूल में क्या है कि तुम क्या करो कि ये जो हमारे पास एक ये फैक्टर ले लो, तो A का वैल्यू कैसे निकालोगे, कैपिटल A का वैल्यू कैसे निकालोगे, कैपिटल A के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x - 1। बात को ध्यान से सुनना, तो x - 1 को 0 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, x का वैल्यू 1। अब ये जो x का वैल्यू 1 है, सिर्फ हमें किस फैक्टर को छोड़ना है,
सिर्फ हमें इस फैक्टर को छोड़ देना है, x इज इक्वल्स टू 1, हमें किस फैक्टर को छोड़ना है, इस फैक्टर को, इसको छोड़कर बाकी इस फैक्टर पे, इस पे और इस पर x की जगह क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो हमें किसका वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। मैंने क्या बोला, a के डिनोमिनेटर में क्या है, अगर हमें कैपिटल A का वैल्यू निकालना है तो कैपिटल A के डिनोमिनेटर में क्या, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 किया तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब ये x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। सिर्फ कहाँ पे, कौन से फैक्टर को हमें छोड़ना है, जिस फैक्टर को हमने राइट हैंड साइड में 0 किया है ना, x माइनस 1 को 0 किया, इसको छोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये x माइनस 1 को छोड़ देना है, इसको हमें छोड़ देना है। बाकी सब जगह पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें फिर a का वैल्यू आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, 3x की जगह 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, सिर्फ इसको छोड़ दिया तो क्या हो गया, 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो क्या मिल गया, 5/2। देख लो आया है ना a का वैल्यू 5/2 यहाँ भी, ठीक है। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, हमें b का वैल्यू चाहिए, कैपिटल B का। तो कैपिटल B के डिनोमिनेटर में क्या है, कैपिटल B के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, सिर्फ ये x माइनस 2 को छोड़ेंगे, ये जो x माइनस 2 है ना इसको छोड़ देंगे। अब बाकी यहाँ पे और यहाँ पे x की जगह 2 डाल देंगे तो फिर हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा, कैपिटल B का। तो कैपिटल B का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1, इसको छोड़ देना x माइनस 2 को, और फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस 3, 3 प्लस 2 6, 8 अपॉन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस 8 मिल गया। देख लो यही वैल्यू मिला है ना, b इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब हमें c का वैल्यू निकालना है, तो c के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3। और फिर क्या करेंगे हम, सिर्फ ये फैक्टर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में जो x माइनस 3 इसको छोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे डाल भी नहीं सकते ना x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 डालेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमें यहाँ 3 नहीं डालना है। फिर यहाँ पे 3x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, इसमें क्या करना है, x की जगह 3 डाल देना है, तो 3x प्लस 2, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, और फिर यहाँ पे डालेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 11, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो ये क्या हो गया 11/2। तो देख लो c का वैल्यू हमें क्या मिल गया 11/2। b का वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, b इज इक्वल्स टू माइनस 8, और c का वैल्यू हमें क्या मिला है, c का वैल्यू हमें मिला है 11/2 b, और a का वैल्यू क्या मिला 5/2। देख लो ए बी सी का वैल्यू मिल गया, तो बस यहाँ ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2-3 बात इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 से 4 बार बोल चुका हूँ मैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन में अप्लाई करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा किसे देख के लगाते हैं, डिनोमिनेटर को देख के, न्यूमरेटर को देख के नहीं लगाते। पहला केस में हमने डिनोमिनेटर में क्या बोला कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, मतलब डिनोमिनेटर जो हमारा एक तो नॉन रिपीटिंग भी है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन को, मतलब जो हमारे पास f(x/gx) है उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। फिर a1 a2 a3 से लेके n इन सब का वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं वो एक क्वेश्चन लेके मैंने समझा दिया। फिर लास्ट में मैंने कवर अप रूल बताया, और मैंने कई बार बोल दिया, फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, कवर अप रूल सिर्फ केस 1 में लगाएंगे, बाकी किसी केस में नहीं लगाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होने का मतलब कि आंसर गलत आ जाएगा। सिर्फ ये जो केस 1 बताया है जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, इसी केस में कवर अप रूल लगाएंगे, बाकी किसी केस में कवर अप रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओके।